हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। चलिए आइए आज हम जो आपका है ले लेते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं BSDLA 138 का, ठीक है, BSDLA 138 में यूनिट 1 ले लेते हैं और ये कहानी है आपकी पोस की रात प्रेमचंद की। वेरी इंपॉर्टेंट है। जीने की कला महादेवी वर्मा जी का हमने ऑलरेडी डाल दिया है और हाँ, ये ऑलरेडी वीडियोस पहले से डले हुए पर आप लोग बात नहीं करते, इसलिए मुझे बार बार दोबारा डालना पड़ता है। बहुत शार्ट में आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ लेके आएंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है। तो चलिए यहाँ पे कहानी जो है पूस की रात का, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, एक तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं और साथ ही साथ में ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपके इसमें 4 या 5 नंबर के आ जाते हैं। टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहानी जो है वो क्या कह रही है, ठीक है। फिर उसका कथा वस्तु तो नहीं, लेकिन चरित्र चित्रण, परिवेश और संरचना, शिल्प जो है प्रतिपाद्य, ये इतनी चीजें इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चरित्र चित्रण जो मुझे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, परिवेश यहाँ पर, संरचना, शिल्प और प्रतिपाद्य, ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में यदि आप पढ़ रहे हैं तो इनमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कहानी पूस की रात का। यहाँ पे हम आपको बताएंगे नहीं मुंशी प्रेमचंद की है, सिर्फ हम आपको स्टोरी यहाँ पे सुना देते हैं कि आखिर ये क्या है। ये जो कहानी पूस की रात है, देखिए पूस की रात का मतलब क्या होता है। पूस की रात यानी जो दिसंबर और जनवरी वाला, मध्य दिसंबर मध्य जनवरी के बीच का टाइम होता है, उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, पूस बोलते हैं। अगर किसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो जैसे सावन भादौ अगहन है ना, इस तरह से। तो पूस जो होता है वो सबसे ठंडा महीना होता है। ये जो चल रहा है ये पूस ही चल रहा है आपका, दिसंबर चल रहा है, पूस चल रहा है और ये जनवरी तक चलता है, यानी कि मकर संक्रांति के पहले तक का टाइम जो होता है। फिर इसके बाद माघ लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूस की रात में 2 लोग होते हैं, 3 किरदार वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 में से 2 का जो रोल है, हल्कू जो कि एक किसान होता है, उसकी बीवी मुन्नी, और तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट किरदार है वो है शायद जबरा। जबरा ही नाम है, देख लेती हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है क्योंकि मुझे नाम भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसका जो कुत्ता, हाँ जबरा ही है, ठीक है, जो उसका कुत्ता होता है जिसका नाम जबरा होता है। तो यहाँ पे कहानी ये होती है कि हल्कू जो होता है खेती किसानी करता है, ठीक है, और जो कुछ पैसे मिलते हैं खुद के लिए रखता है, साथ में जमींदार को भी देता है। खेती किसानी जब करता है तो उसे जमींदार से पैसे भी लेने पड़ते हैं उधारी के तौर पर, और उसे अब वो उधारी जो होनी क्या होती चुकानी होती है। तो वो अपनी वाइफ से पैसे मांगता है, ठीक है, कि लाओ पैसे दे दो, मैं उसे दे दूं तो गला छोटे, किसे, जमींदार को दे दो। तो उसकी जो बीवी मुन्नी होती है वो फिर बोलती है कि माघ पूस की रात हम कैसे काटेंगे, 3 रुपए तो ही है हमारे पास, उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। मतलब वो 3 रुपए जो है वो कंबल के लिए रखे हुए थे, लेकिन उधारी के तौर पर अब उसे चुकाने थे 3 रुपए, तो वही 3 रुपए मांग रहा था। तो उसकी बीवी कहती है कि जब फसल कटेगी तब दे देना, अभी मत दो, अभी कंबल लेना है क्योंकि पूस की रात चल रही है। हल्कू थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर क्योंकि कंबल के बिना रात में सोया नहीं जा सकता, और वो रात में कहाँ सोने जाता है, खेत पे सोने जाता है। लेकिन वही है, क्या करता, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं देगा तो जमींदार गाली देगा। वो अपनी वाइफ से कहता भी है कि लाओ पैसे दे देता हूँ तो गला छूट जाए, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय कर लूंगा वरना वो गाली देगा मुझे। तो यहाँ पर बीवी भी कहती है कि कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात में दे देगा कंबल क्या, है ना, कितनी बार ऐसा हो चुका है, तो जब फसल होगी तब चुका देंगे। लेकिन हल्कू नहीं मानता है और हल्कू जो है क्या करता है, उसे अपनी बीवी से पैसे ले जाता है। ओके, ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। वो जाता है और कहाँ रहता है, पैसे दे देती है वाइफ को, वो अब जाता है और पैसे जमींदार को दे देता है। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू हो जाती है कहाँ से, उसकी बीवी ये भी कहती है कि हम खेती मजदूरी कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे, और ये खेत वगैरह का चक्कर छोड़ो, खेती किसानी का चक्कर छोड़ो, मुन्नी कहती है उसकी वाइफ। हल्कू रात में, पूस की रात में ठुठुरते हुए जाता है अपने खेत में, और क्योंकि वहां पर जो है उसका एक कुत्ता भी रहता है, उसका साथी रहता है जबरा, ठीक है। और पूरी कहानी इन कुत्ते की, हल्कू की और साथ में खेत की होती है। अब बहुत ठंड रहती है, अब इस ठंड में बेचारा क्या करता, तो उसने एक अलाव जलाया, ठीक है,
अब अलाव जलाते हुए क्या करें कि दोनों वहीं पे बैठ गए, वो खाट में जो है वो लेट गया और जबरा अपना दुम दबा के वहीं पे नीचे लेट गया। जो हाँ लेने लगा उसे भी नींद आने लगी। हल्कू कभी कभी क्या करता कि अपना हाथ निकाल करके जबरा की पीठ पर सहला देता था ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल जाए, और कहता भी था कि तुम कल से मत आओ, मेरे साथ क्यों आते हो, मत आना, नहीं तुम्हें ठंड लग जाएगी, ठीक है ना। और ये कहते हुए फिर वो अपने कपड़े के अंदर अपना मुंह छुपा लेता है हल्कू और सोने की कोशिश करता है। अब लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे कहानी में रोल आता है, चलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि ये हल्कू को नींद लग जाती है। पूरी कहानी ऐसे ही है, वो करवट लेता रहता है, सो नहीं पाता क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा रहती है, उसके पास कपड़े भी इतने नहीं होते को अच्छी तरह से उसको ढक ले, वो भी बाहर झोपड़ी में सोना इस सर्द की रात में कितना मुश्किल होता है। और हल्कू क्या करता है कि उसको नींद लगती है, तभी जबरा को धीरे से एहसास होता है कि कोई दुर्गंध आ रही है, कैसी आ रही है उसे पता नहीं चलता है, और तभी वो देखता है कि उसके खेत में जो है बहुत सारी नील गाय जो है घुस आई हैं। उसे एक आहट मिल जाती है, उसकी नींद खुल जाती है और वह बहुत ज्यादा भो भो की आवाज करने लगता है। जब वो भौंकने लगता है तो हल्कू समझ जाता है कि 100% कुछ ना कुछ है, और मतलब खेत में कोई ना कोई आया है, लेकिन तब भी वह उस चीज को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप वो लेटा रहता है, और इधर जबरा चिल्लाता रहता है, और धीरे धीरे वो भी थक जाता है, और थक के वो भी क्या करता है, सो जाता है वहीं पर। और जो नील गायें होती हैं वो पूरा खेत जो है क्या कर जाती है, नष्ट कर जाती हैं, ठीक है। और इस तरह से जब सुबह हल्कू उठता है और देखता है तो वो बहुत, हल्कू नहीं उठता, उसकी बीवी आती है वहां सुबह और वो चिल्लाते हुए उसे जगाती कि क्या हुआ, तुम सो गए, इतना जल्दी तुम सो गए, बताओ तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम यहाँ पे आए थे, पूरा खेत तुमने बर्बाद कर दिया। हल्कू पहले उठता है और देखता है तो पूरे खेत को नील गायें नष्ट कर चुकी होती हैं, चर चुकी होती हैं, बर्बाद कर चुकी होती हैं। वो बहुत खुश होता है, हल्कू बहुत खुश होता है, ठीक है ना। क्यों खुश होता है, उसकी खुशी होने का क्या राज है भाई। एक किसान है और किसान का कोई खेत चर जाए, बर्बाद कर दे, तो वो क्यों खुश होगा, तो वो इसलिए खुश होता है कि चलो अच्छा है, इससे छुटकारा तो मिला, ठीक है ना। ओके, क्या है, चलो इससे छुटकारा तो मिला। और अब वो मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, उसकी बीवी की बात सही हो गई कि मजदूरी कर लेंगे, पेट पाल लेंगे, खेती किसानी में क्या रखा है। तो ये है पूरी कहानी पोस की रात। अब यहाँ पे बोध प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं कि हल्कू ने खेत पर ठंड से बचने के लिए क्या किया था, तो उसने अलाव जलाया था, ठीक है, राइट आंसर होगा। तो पहले ये बहुत प्रश्न ले लेते हैं, ऊपर वाले रह गया था कि हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर चुकाने का विरोध क्यों किया था, क्योंकि हल्कू को कंबल की जरूरत थी, ठीक है, राइट। यहाँ से देख लेते हैं, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने भी नहीं आती है, ये शब्द किसका है, किसने किससे कहा था, तो मुन्नी ने जो है हल्कू से कहा था, जब उसने 3 रुपए उससे मांगे थे तब उसने कहा था, ठीक है। तो उसने जो पैसे उधारी जो ली थी जमींदार से, उसकी बात यहाँ चल रही है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे, इस बात का तात्पर्य क्या है, तो यही होता है कि एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो किसान करता था और हल्कू और उसकी बीवी, मजा कौन उठाता था, जमींदार, तो दूसरा लाभ उठाना, ठीक है, ओके। जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी, इस वाक्य में किसके जगने की ओर संकेत किया गया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर संकेत जो है आग है, इसमें राइट, ये राइट आंसर। हल्कू के खेत की खड़ी फसल को किसने नष्ट किया था, तो नील गायों ने नष्ट किया था। अब ये तो हो गया, कहानी का सार हमने आपको बता दिया, कहानी बता दिया, संदर्भ सहित आप व्याख्या भी कर सकते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या कैसे आएगी, जो संदर्भ हो जाएगा कि यह उद्धरण प्रेमचंद की, वो दे देगा आपको कि जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, हल्कू की पवित्र आत्मा में से उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न आती है, सभी चीजें इसको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा कि प्रेमचंद की कहानी से लिखा गया है, ठीक है। और थोड़ा आप लिखेंगे कि कहाँ से लिया गया है, जब हल्कू और कुत्ते दोनों खेत में थे वहां से था, और वो जब अपनी गोद में उसको चिपटा लिया था हल्कू ने जबरा को, फिर ये व्याख्या आपको कर दी नहीं है, ठीक है ना, ओके। कथावस्तु, कथावस्तु का मतलब क्या होता है, अब देखिए कथावस्तु जो होता है मतलब ये घटना, कथा वस्तु में घटना जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और साथ साथ में चरित्र और परिवेश और वातावरण भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो घटनाएं तो बहुत अधिक नहीं है इस कहानी में, ना ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है, और पात्र भी इसमें बहुत कम है, मतलब कहानी मिली जुली है, ठीक है ना।
तो इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना, विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का रोल है। हल्कू का भी है, जबरा का भी है, और परिवेश जो ठंड थी, मेन इंपॉर्टेंट रोल ठंड का था, इसीलिए इसका नाम पूस की रात रखा गया है, उसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो कथा वस्तु में यही होता है कि आपको लिखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ उसमें आप डायलॉग, जैसे तुम छोड़ दो अब किसे खेती मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, कुछ डायलॉग, कुछ लाइनें हैं जो दिल को हमारे भाती हैं, दिल को हमारे प्रेरित करती हैं, तो वो आपको इसमें लिखना होगा। तो एक दो लाइनें आप याद कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है संरचना, शिल्प और प्रतिपाद्य होता है, ठीक है। मुन्नी की वह कौन सी बात जो कहानी में परिणत में व्यक्त हुई थी, तो वो हो गया था तुम छोड़ दो अब किसी खेती मजदूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। जब नीलगाय पुड़ी उसकी खेती चल गई थी तो यही था, मुन्नी ने ही कहा था कि अब मजदूरी ही करनी पड़ेगी, और वो खुश भी हुआ था हल्कू मन ही मन में, अच्छा हुआ अब मजदूरी ही करेंगे, रोज रोज ठंड में आके सोना तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था। ठंड तो लगी रही थी, ये बात तो सच है, लेकिन लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था, ठीक है। ओके, चरित्र चित्रण वही है, तीनों के बारे में आपको लिखना होगा। किस तरह हल्कू का क्या चरित्र चित्रण था, पता है वो मजदूर है, किस तरह का था, कर्ज लेना पड़ता था, उसके बावजूद भी कर्ज नहीं चुका पाता था, खेती बहुत कम होती थी, जो बीवी थी वो मजदूरी के लिए कहती थी कि मजदूरी यानी मजदूरी कर लेते हैं, खेत से तो अच्छा ही है। तो यही आपको यहाँ पे कथा वस्तु में में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज बच जाती है, परिवेश जो है वही है, गांव का माहौल है और उस टाइम की एक कहानी है, पूस की रात है, तो परिवेश में आपको पूरी पूस की रात ठंड के बारे में लिखना पड़ेगा, किस तरह की ठंड। संरचना सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक कहानी निबंध का संरचना शिल्प होता है, तो कहानी की रचना जो होती है वो भाषा में होती है, और भाषा का कलात्मक उपयोग कहानी के कथ्य प्रतिपाद्य को संप्रेय बनाता है। संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कहानी की जो अभिव्यक्ति होती है, हम जो कहना चाहते हैं वो भाषा के माध्यम से ही हम कहते हैं, है ना। और भाषा के माध्यम से हम कहानी निबंध लिखते हैं और उनको हम व्यक्त करते हैं, वही संरचना शिल्प होती है। तो देखिए यहाँ पे संरचना शिल्प में कहानी के मुख्य जो अंग होते हैं, पहले शैली होती है। अब शैली का मतलब ये होता है कि किस तरह की वो लिखी गई है ना, बैठने का ढंग, शैली। तो भाषा और शैली की दृष्टि से कहानी जो है प्रतिपाद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितनी कथ्य प्रतिपाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी भाषा और शैली की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है जिस जनरली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव वाली जो भाषा होती है, उस तरह का यहाँ पे जो है इस भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो जीवन के यथार्थ को हमसे जोड़ती है। ये रियल घटना लगता है ना, जैसे हम लोगों के साथ होता है, गरीबों के साथ में होता है, और 100% होता है। तो ये जीवन से जोड़ती हुई घटना है, ठीक है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन की याद आ जाती है कि ऐसी कोई ना कोई ठंड की तो रात रही होगी, जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी रातें गुजारते हैं, तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और यथार्थ को ये जो है क्या करती है, प्रेरित करती है। ओके ओके। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने क्या किया है, यथार्थ के उद्घाटन पर टिकी है। मतलब वे ना तो हल्कू को नायक बनाते हैं और ना ही खलनायक बनाते हैं। ठंड में कोई व्यक्ति एक बार अगर घुस जाए, जम जाए, कहीं लेट जाए तो उठने की हिम्मत नहीं होती है। और जो व्यक्ति बाहर लेटा हुआ हो, ढकने के लिए भी ढंग का कुछ ना हो, एक झोपड़ी एक मड़ैया में, वो कैसे उठ के जाके नील गांव को इतनी रात में भगा दे। तो वो ना तो नायक बन रहा है, हीरो बन रहा है, और ना ही वो खलनायक है। उसे पता है कि अगर हमारी खेती नष्ट हो जाएगी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मजदूरी करना, जो उसकी बीवी चाहती भी थी, ठीक है। और भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा सहज है, और यहाँ पर संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। और बोलचाल की हिंदी भाषा ही में ना, लेकिन इतने वर्डों का यहाँ पर जो है यूज किया गया है, और प्राय तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत की बात आ रही है तो यहाँ पे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और गाँव, मैंने पहले क्या कि ग्राम जीवन, गाँव से संबंधित ये कहानी है, तो यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरों का अधिक प्रयोग किया गया है, ये आपको
भाषा में लिखना होगा। वाक्य की जो रचना है वो भी बहुत सहज और सरल है। लंबे और जटिल वाक्य बहुत कम होते हैं। इनके मुंशी प्रेमचंद की कहानी में जनरली हमने देखा है, जो आप पढ़ते हैं तो उसका दूसरा अर्थ कभी भी नहीं होता, सिर्फ एक ही अर्थ होता है जो समझ जाता है पढ़ने से ही। ठीक है, तो पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है और इसलिए इस कहानी में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। तद्भव शब्द जैसे कंबल, पूस, उपज, जन्म, ऊख यानी, तो ये सभी चीजें यहाँ पर यूज की गई हैं तद्भव शब्द। ठीक है, देशज जो देश के जैसे जो जनरली बोले जाते हैं हम लोगों के यहाँ, हार, डील, आले, धौस, खटोले, पुआल, टप्पे, उपजा, अलाव, दोहर, ये सभी चीजें देश शब्दों के जो ग्रामीण वातावरण में बोले जाते हैं, तो उन्होंने ग्रामीण वातावरण को यहाँ पे जीवंत कर दिया है पूस की रात में। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से ये आपका संरचना हो गया। अब प्रतिपाद्य देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिपाद्य भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई ये भी दिया कि पूस की रात कहानी में से अच्छे सब चुने, इसमें से ग्राम्य वातावरण बनाने में मदद मिलती है। अभी जस्ट ऊपर हम देख के आए हैं। ठीक है ना, ओके। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य यानी किस उद्देश्य से प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई है। ठीक है ना, जिस उद्देश्य, जैसे हमने जीने की कला में देखा तो एक नारी के उद्देश्य से प्रेरित होकर कहानी लिखी गई, तो उसका प्रतिपाद्य नारी था, नारी के शोषण से प्रेरित होकर के। और इसका जो प्रतिपाद्य है, ठीक है ना, तो किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जब रचनाकार कोई रचना करता है, कोई कहानी, कोई एकांकी, कोई निबंध लिखता है, वो प्रतिपाद्य कहलाता है। तो ये जो है ग्रामीण जीवन, एक तरह से कह सकते हैं हम, ग्रामीण जीवन के साथ साथ में जो गरीब लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, चौथे दशक की कहानी लिखी गई है। पराधीनता के समय की कहानी थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था और यहाँ जब जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय किसान और मजदूर जो है वो सभी संघर्ष में शामिल थे। उस वक्त की ये कहानी है। उस समय जमींदारी प्रथा थी। ठीक है, और जो किसान को उपज का एक लंबा जो भाग है वो लगान के रूप में, मालगुजारी के रूप में चुकाना पड़ता था, जमींदारों को देना पड़ता था। उनके जीवन यापन के लिए चीजें हों या ना हो, सबसे पहले जमींदारों को देना पड़ता था। और यदि कम होता था खाने के लिए तो फिर ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर उनसे फिर से लेना पड़ता था और अगले साल फिर चुकाना पड़ता था। तो ये जीवन है, ये जीवन था उस वक्त के किसानों का, पराधीनता के टाइम का, उस वक्त की लिखी गई कहानी है। और कोई किसान एक बार यदि कर्ज ले लेता था तो उस चक्कर में वो फंस जाता था और छूट नहीं पाता था। तो यहाँ पर किसानों की अवस्था का चित्रण नहीं किया गया, बल्कि यथार्थ का चित्रण किया गया है कि रियल में उनके साथ कैसा होता है, किस तरह से शोषण के चक्र में वो फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो एक फंसा हुआ किसान जो हल्कू था वो क्या करता है। ठीक है ना, फंसा हुआ किसान जो हल्कू था वो क्या कर सकता है, क्या करे और क्या ना करे, पूरी कहानी इसी के ऊपर है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो मजदूरी भी करनी पड़ती है, लेकिन मजदूरी से पैसे मिले तो घर परिवार की जरूरत के लिए कुछ पैसे भी बचाता है, लेकिन खेती किसानी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये है आपका प्रतिपाद्य। ठीक है, क्योंकि बार बार ऋण लेने से हल्कू का जो किसानी पर से तो विश्वास भी उठ जाता है और अपने आँख के सामने वह नील गांवों के द्वारा नष्ट होते अपने खेत को देख लेता है और चादर ओढ़े लेटा रहता है। उसे दुख है, जो कष्ट था, दुख था, वो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि प्रसन्नता थी कि उसे ठंड की रातों में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। तो यह शोषण से उत्पीड़ित किसान की मानसिकता है, जो एक क्वेश्चन उसी से था, हमने अभी ऊपर आपको बताया है। तो शोषण से उत्पीड़ित किसान की वह मानसिकता है, जहाँ उसमें उज्जवल भविष्य की आशा बिल्कुल समाप्त हो गई। ठीक है, और भाग्यवाद ने उसे और अधिक निष्क्रिय बना दिया था। तो ऐसी ये कहानी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है कि क्या शोषण का चक्र यूं ही चलता रहेगा और हल्कू जैसे किसान जो है अपनी कमाई का भी सुख नहीं भोग पाएंगे। तो ये है आपका प्रतिपाद्य, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। यथार्थवादी क्यों कहा गया, पूस की रात की कहानी को मैंने बताया ना, किसान के ऊपर लिखी गई कहानी, किसान के शोषण के ऊपर लिखी गई कहानी, सच्ची जीवन पे आधारित कहानी, जो रियल में होता है वही यथार्थवादी है। यथार्थवादी का मतलब ही होता है रियल में होना, और ये रियल में होता है साथ में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूनिट 1 है, यूनिट 4 ऑलरेडी डल चुका है, यूनिट 1 यूनिट 2 लेके आएंगे अब। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है, पूस की रात में यथार्थवादी कहानी क्यों है, पूस की रात का प्रतिपाद से क्या समझते हैं, या पूस की रात की संरचनाशील प्रतिपाद से क्या समझते हैं, पूस की रात की कथा वस्तु। बस 3 या 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं, 3।
और मुझे लगता है कि जो मैंने समझा है अपनी लैंग्वेज में आपके समझ में आ ही गया होगा, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।